Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 12th यानी कि इतिहास के बारे में हम लोग इसमें 25 यानी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में होना है। और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी में होना है, ये भी ध्यान देनी है। और ये सारे क्वेश्चंस 2023-24 सेशन के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए खास होने वाला है। और इंपॉर्टेंटली एक बात ये भी कि यही क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में भी वॉच कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इतिहास के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे रखे हैं। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहे महाकाव्य महाभारत, हमने महाभारत के बारे में सुन रखा है, इसमें ब्लैंक छंद शामिल है। छंद को हम लोग इंग्लिश में वर्स कहते हैं, ठीक है। तो कितने वर्ष शामिल है किसमें? महाभारत में। ऑप्शन है 2400, 10,000, 1,000 या 2,800। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा 10,000 छंद यानी कि 10,000 वर्ष किसमें शामिल है? आपके महाभारत में इतने वर्सेस शामिल हैं, ये बात याद रखनी है, 10,000। अगला सवाल है नंबर 2 में, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण डैश वर्ष में पूरा हुआ। महाभारत की बात करेंगे और समालोचनात्मक संस्करण की बात कर रहे हैं, तो ये कब पूरा हुआ वो बतानी है। ऑप्शन है 1919 में, 1925 में या 1927 या 1966। तो याद रखेंगे ये पूरा होने की बात कर रही है, तो याद रखेंगे 1966 में पूरा हुआ था, 1966 में। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत हुई थी 1919 में और इसको ऑलमोस्ट 47 साल लगे, 47 ईयर्स लगा इस पूरी की पूरी संस्करण को कंप्लीट होने में। किसका? महाभारत का। तो जब कंप्लीट कब हुआ ये बात बोले तो ऑप्शन डी लगाना है, जो कि 1966 में होगा। और शुरुआत की बात करें तो याद रखेंगे 1919 में शुरू हुई थी और इसको पूरा होने में लगभग 47 ईयर्स लगा, जो कि ये पूरी की पूरी 47 साल में बनके तैयार हुई थी। ऑप्शन डी होना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला सवाल है नंबर 3 में, मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में दे रखा है 7 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार या 9 प्रकार। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है। मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते थे। एंड एडिशनली एक बात और, इन 8 प्रकार में जो शुरू के जो 4 विवाह हैं उनको उच्चतम माना जाता था, उनको हाई क्वालिटी की वैल्यू दी जाती थी, उच्चतम। और जो नीचे के 4 था उसको निंदित माना जाता था, उनको निंदित माना जाता था, यह बात भी याद रखेंगे। तो ऊपर के 4 प्रकार काफी उच्चतम वैल्यू रखता था और नीचे वाला जो 4 बचे थे वो पे थोड़ा सा नीचे वैल्यू, उनकी निंदित वैल्यू रखी जाती थी, ये बात रखेंगे याद। लेकिन सवाल था मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 4 में, वंश शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। वंश शब्द का प्रयोग, यहां पे खाली जगह दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसके लिए वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका परिवार के लिए, वंशावली के लिए या चढ़ाई के लिए या जाति के लिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, वंश का प्रयोग वंशावली के लिए ही किया जाता है, ठीक है। वंशावली, वंश का प्रयोग वंशावली के लिए करते हैं और वंशावली को हम लोग इंग्लिश में लाइनेज कहते हैं, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 5 यहां पे है, धर्मसूत्रों का संकलन, धर्मसूत्रों का संकलन डैश में किया गया था। 4 भाषा दिया गया, इन 4 भाषाओं में से बताना है कि जो धर्म सूत्रों का जो संकलन है उसका जो कलेक्शन है वो कौन सी भाषा में? पाली भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में या ब्राह्मी भाषा में? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा, सारे के सारे धर्म सूत्रों का जो संकलन है वो संस्कृत भाषा में था, इस वजह से ऑप्शन सी में चला जाएगा, यह बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन एक इकाई के भीतर विवाह को संदर्भित करता है? तो याद रखेंगे इकाई के भीतर की बात करें हम लोग तो इकाई के भीतर वाले शादी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहिर्विवाह, दूसरा है सगोत्र विवाह, तीसरा है बहुपतित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखना यह है कि इकाई के भीतर की जब बात बोलेंगे तो उसमें लगाएंगे ऑप्शन बी सगोत्र विवाह। इसको हम लोग अंतर विवाह भी कहते हैं, अंतर विवाह भी कहते हैं, यानी कि उस गोत्र के अंदर में जो शादी होती है, एक ही इकाई के अंदर जो शादी होती है उसको हम लोग कहते हैं अंतर विवाह। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंडोगैमी, एंडोगैमी, ये बात भी याद रखनी है। और अगर हम बहिर्विवाह की बात करेंगे तो इकाई के भीतर नहीं बल्कि इकाई से बाहर शादी होती थी तो उसको बहिर्विवाह कहते थे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोगेमी, ये बात भी याद रखनी है। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 7 में, 7 वाहनों के मामले में, 7 वाहनों के मामले में सिंहासन का उत्तराधिकार कौन होता था? भाई ऑप्शन है यहां पर मातृवंशीय यानी कि मां के आधार पर, ठीक है, या पितृवंशीय, पेट्रियार्कल कह सकते हो, या ए और बी दोनों या ए और बी दोनों नहीं। तो याद रखना यह है कि 7 वाहनों के मामले में अगर देखेंगे तो सिंहासन जो गद्दी होता था, गद्दी का जो उत्तराधिकार बनता था वो पितृवंशीय होता था, पितृवंशीय होता था। क्या याद रखनी है? पितृवंशीय। 7 वाहनों के मामले में सिंहासन के उत्तराधिकार होते थे पितृवंशीय। अगला सवाल है नंबर 8 में, माता या महिला पूर्वज के नाम से प्राप्त नामों के लिए प्रयुक्त शब्द कहा जाता है, ठीक है।
क्या बात कही जा रही है? माता या महिला पूर्वज के नाम से जो प्राप्त नाम होते हैं उसको किसके लिए कहा जाता है, कौन से प्रयुक्त शब्द उनके लिए? मातृवंश बोलेंगे, वैवाहिक बोलेंगे, या मेट्रोनॉमिक बोलेंगे, या फिर मातृवंशीय? तो देखना यह कि ऑप्शन सी यहां पे होना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है माता या महिला पूर्वज के नाम से प्राप्त नामों के लिए प्रयुक्त शब्द, वो हो जाएगा मेट्रोनॉमिक। याद रखनी है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है नंबर 9 में, संस्कृत शिलालेख में वनिक शब्द का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन यहां पे 4 दे रखा है। संस्कृत शिलालेख में वनिक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किसको दर्शाने के लिए? व्यापारियों को दर्शाने के लिए, सैनिकों को दर्शाने के लिए, ट्रेडर्स को दर्शाने के लिए, या फिर किसानों को दर्शाने के लिए? तो ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा। वनिक शब्द का प्रयोग जो किया गया है शिलालेखों में, संस्कृत शिलालेखों में, वो व्यापारियों को दर्शाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना। क्या ब्राह्मण को वेद का जो अध्ययन और अध्यापन करने का अधिकार था? यह सही है। दूसरा है क्षत्रियों से अपेक्षा की गई कि वह कृषि कार्य में संलग्न रहे, यानी कृषि कार्य से जुड़े रहे। तीसरा कह रहे वैश्यों को युद्ध में संलग्न होना पड़ता था। या चौथा कह रहा शूद्र किसी भी कार्य में लगे रहते थे जो उन्हें पसंद होता था। तो इनमें से सिर्फ आपका एक ही सही है, जो कि ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मणों को ही ये आपका अधिकार था कि वह वेदों को क्या करे, अध्ययन करे या फिर उसका अध्यापन करे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पे सही है, बाकी दूसरा भी गलत है, क्योंकि क्षत्रियों को कृषि में नहीं बल्कि क्षत्रियों को युद्ध में रहने का अधिकार दिया गया था। वैश्यों को जो हो जाएगा वो आपके व्यापार से संबंध यानी कृषि संबंध कार्य कर सकते थे। और जहां तक शूद्र की बात है तो शूद्र जो है ऊपर के 3 जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने के लिए बनाया गया था। तो ये 4 वर्णों में से एक वर्ण का ऑप्शन सही दे रखा है और बाकी 3 के साथ गलत इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से बी सी डी नहीं होना है और आपका ए हो जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 11 में, शुंग और कनव जो कि मौर्यों के तत्कालीन उत्तराधिकारी थे। ठीक है, शुंग की बात करेंगे या कनव वंश की बात करेंगे तो ये मौर्य वंश के तत्कालीन उत्तराधिकारी थे, जो कौन से थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, या निम्न मूल के थे, या फिर मलेच्छ थे? तो याद ये रखनी है, ऑप्शन ए होना है। शुंग और कनव जो था मौर्यों के तत्कालीन उत्तराधिकारी थे, जो कि ब्राह्मण थे। जो कौन थे भाई? ब्राह्मण थे। ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 12 में, शास्त्रों के अनुसार राजा कौन हो सकते थे? शास्त्रों के अनुसार राजा कौन हो सकते थे? ऑप्शन है योद्धा, क्षत्रिय, या फिर जिनके पास शासन करने की शक्ति थी, या फिर ब्राह्मण। तो ऑप्शन बी यहां पे सही होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो राजा हो सकता था वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकता था। तो इस वजह से ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 13 में, कृषि, पशुचारण और व्यापार में कौन लगे हुए थे? कृषि, पशुचारण और व्यापार में कौन लगे हुए थे? 4 ऑप्शन है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, या फिर वैश्य। तो याद ये रखनी है, कृषि और पशुचारण और व्यापार की जब बात करते हैं तो उसमें आपके वैश्य लगे हुए थे। ऑप्शन डी हो जाना है, ऑप्शन डी, क्योंकि वैश्य को ही कृषि करने, पशुचारण करने या फिर कोई भी बिजनेस व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, जो कि ऑप्शन डी होना है। जहां तक क्षत्रिय की बात है तो क्षत्रिय को राजा बनने का अधिकार था, जिसको राज करना था। ब्राह्मण को कुछ नहीं, उसको वेदों को पढ़ने का और या फिर उसको अध्यापन या फिर अध्ययन करने का अधिकार था। और जहां तक शूद्र की बात है तो शूद्र जो ऊपर के 3 जो थे आपके वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों की सेवा करने के लिए कहा गया था, जो कि आपके ऑप्शन सी में शूद्र के बारे में दिया गया है। तो याद रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। कृषि, पशुचारण, व्यापार में जो लगे थे वो वैश्य ग्रुप के लोग लगे थे, याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 14 में, एकलव्य किस वर्ग से था? एकलव्य किस वर्ग से था? ऑप्शन है ब्राह्मण से थे, निषाद से था, या गुलाम वर्ग से थे, या फिर अछूत वर्ग से थे? तो याद ये रखना, ऑप्शन बी है यहां पर। एकलव्य निषाद ग्रुप से बिलोंग करते थे, निषाद वर्ग से बिलोंग करते थे। कौन? एकलव्य निषाद वर्ग का था। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 15 में, मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा साधन पुरुषों के लिए धन अर्जित करने का साधन नहीं है? किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से वो बताना है जो साधन है जो पुरुषों के लिए धन अर्जित करने का साधन नहीं है। विरासत, या स्नेह के निशानी के रूप में, या फिर जीत, या फिर निवेश। तो याद ये रखना है, ऑप्शन बी होना है। स्नेह के निशानी के रूप में जो भी चीजें था उसको पुरुष धन अर्जित करने का साधन नहीं मानते थे, इस वजह से ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विरासत बिल्कुल धन अर्जित कर सकते थे, जीत के जो लाते थे वो भी धन अर्जित होता था, निवेश जो करते थे, इन्वेस्ट करते थे, वो भी आपके
धन अर्जित करने का साधन था, बल्कि अगर हम स्नेह की निशानी के रूप में बात करते हैं तो वो पुरुष के धन अर्जित करने का साधन नहीं था। ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 16 में, महिलाओं को अपने विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहारों को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। किस तौर पे दी गई थी? किसको? महिलाओं को। जब उनकी शादियां होती थी, विवाह होते थे, तो उनके अवसर पर, उनके मौके पर जो भी प्राप्त गिफ्ट, उपहार मिलते थे, प्रेजेंट मिलते थे, उनको अनुमति की रखने की अनुमति दी जाती थी। किस तौर पे? स्त्री धन के रूप में, या मनुस्मृति, या भिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, वो उसके स्त्री धन के रूप में क्या कर सकती थी? उनको रखने की अनुमति दी गई थी। किनको? महिलाओं को स्त्री धन के रूप में, जो उनके विवाह के टाइम पे जो उपहार दिए जाते थे, उनको स्त्री धन के रूप में रखने की अनुमति दी गई थी महिलाओं को। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर स्थल की खुदाई किसने की थी? देखो भाई, उत्तर प्रदेश की हम बात जानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो कि आज का करंट में, इसकी अगर बात करेंगे राजधानी तो लखनऊ है। इसमें मेरठ एक शहर है, वहीं पे एक स्थल है हस्तिनापुर नाम से, जिनकी खुदाई की गई थी। वो किसने करी थी? दयाराम साहनी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने किया था, या बीबी लाल ने किया था, या जॉन मार्शल ने की थी? तो याद रखना ऑप्शन सी होना यहाँ पर, बीबी लाल ने की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर स्थल की जो खुदाई की थी वो बीबी लाल ने किया था। जहां तक अगर दयाराम साहनी की बात है तो इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी। हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का क्या किया था? उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी राखलदास बनर्जी ने। और जहां तक जॉन मार्शल है तो जॉन मार्शल को ASI बनाया गया था 1924, यानी 1924 में इसको ASI बनाया गया था, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG बनाए गए थे, डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, महानिदेशक बनाया गया था जॉन मार्शल को। कब? 1924 में। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बनाया गया था 1924 में जॉन मार्शल को। अगला सवाल है नंबर 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन है यहां पर, वैश्य युद्ध में लगे थे, या शूद्र कृषि में लगे हुए थे, या फिर क्षत्रिय 3 उच्च वर्ण की सेवा करने में लगे थे, या ब्राह्मण वेदों का अध्ययन या अध्यापन में लगे थे। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ब्राह्मण के बारे में जो बताया गया है उन्हीं को वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने की अनुमति दी गई थी। अदरवाइज जहां तक क्षत्रिय की बात है तो क्षत्रिय 3 उच्च वर्णों की सेवा नहीं करते थे, बल्कि वो युद्ध से लगे हुए थे, ठीक है। और जहां तक शूद्र की बात है तो शूद्र जो है वो 3 उच्च वर्णों का क्या करते थे? सेवा करने में लगे थे। और जहां तक वैश्य की बात है तो वैश्य कृषि कार्य और बिजनेस जैसे व्यापार जैसे कार्यों में लगे हुए थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन डी अकेला है ऐसा है जो आपके सही सुमेलित है। इस वजह से ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाना, जो कि ब्राह्मणों के बारे में बोला जाता है, जो वेद क्या कर सकते थे? अध्ययन भी कर सकते थे, उसका अध्यापन भी कर सकते थे। तो ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है 19 में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? यहां पे आपको गलत दिखाना है। ऑप्शन में देखो, महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण VS सूतकंकर ने किया था। दूसरा है भगवत गीता में जो लिखा है भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई सलाह है, या ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है वो ब्राह्मणों द्वारा रचित है, या मनुस्मृति जो है वो चांडालों के कर्तव्य बताए गए हैं उनमें। तो ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल भी गलत है। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है वो ब्राह्मणों द्वारा रचित नहीं है। जहां तक महाभारत की आलोचनात्मक जो संस्करण लिखा गया 1966 में, जिसका कार्य पूरा हुआ 1966 में, वो VS सूतकंकर के जरिए ही क्या हुआ था? पूरा हुआ था। बिल्कुल सही है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई सलाह के बारे में लिखा हुआ है, और मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी होना है, जो कि यहां पर गलत दे रखा है। अगला सवाल है नंबर 20 में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहां पे सही के बारे में बोला जा रहा है। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो कि 500 ईसा पूर्व है, या फिर चरक सुश्रुत संहिता के बारे में जो बताया गया वो 400 से 500 ईस्वी में दिया गया है। भरत का नाट्य शास्त्र जो कि 100 ईस्वी में दी गई है, और पुराण जो संस्कृत में लिखी गई है वो 400 ईसा पूर्व से है। तो याद रखेंगे इसमें जो सही है आपका वो ऑप्शन ए ही है, बाकी ये 3 के 3 गलत है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो 500 ईसा पूर्व पहले ही लिखा गया था, तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए सही है, बाकी 3 के 3 नीचे BCD गलत है आपका। अगला सवाल है नंबर 21 में, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुने। 4 ऑप्शन दे रखा है यहां पर, इन चारों कथनों को पढ़ना है और विचार करनी है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका, कथन एक कह रहा है महाभारत का मूल संस्करण संस्कृत में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, यह भी सही है। महाभारत के युग के दौरान हिंदू समाज के उच्च वर्गों द्वारा गोत्रों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है महाभारत में युद्धों, जंगलों, महलों और बस्तियों का सजीव वर्णन है, यह भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, जहां पे 1, 2,
3 और 4, चारों के चारों ऑप्शन सही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर होना है। अगला सवाल है नंबर 22 में, संस्कृत भाषा में लिखित या संकलित निम्नलिखित प्रमुख पाठ्य परंपराओं को प्राचीनतम से नवीनतम तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कहां से भाई? प्राचीनतम से नवीनतम तक सही में इसको क्या करना है? अरेंज करनी है। इसको कालानुक्रमिक क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है, इसको अरेंज करनी है। ऑप्शन है रामायण और महाभारत, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है प्रमुख धर्मसूत्र, या फिर चौथा है पुराण। तो याद रखेंगे इस हिसाब से ऑप्शन सी होना है, क्योंकि आपके प्रमुख धर्मसूत्र जो कि पहले आएगा 3rd नंबर में, उसके बाद नंबर 1 महाभारत और रामायण के बारे में आ जाएगा, फिर उसके बाद नंबर 2 मनुस्मृति आ जाएगा, उसके बाद नंबर 4 में जो आएगा वो आपके पुराण के बारे में आ जाएगा। तो ये आपका सही व्यवस्थित है, जो कि ऑप्शन सी में जाके लगता है 3, 1, 2, 4, यानी कि पहले प्रमुख धर्मसूत्र रखेंगे, उसके बाद रामायण और महाभारत होगी, उसके बाद मनुस्मृति होना है, उसके बाद चौथा नंबर में आपके पुराण आ जाएंगे। अगला सवाल है नंबर 23 में, कुरु पंचाल क्षेत्र के बारे में, जो कि आपको मालूम होगा क्षेत्र के बारे में, और पड़ोसी क्षेत्रों को निम्नलिखित शहरों की स्थिति को पूर्व से पश्चिम, देखेंगे यहां पर ईस्ट टू वेस्ट बोला, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है अयोध्या, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और कुशीनगर। इन चारों को क्या करेंगे? अपन को अरेंज करना है सही ढंग से। तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा, बिकॉज सबसे पहले जो होगा वो आपके कुशीनगर हो जाना है, फिर उसके बाद आपका अयोध्या आएगा। अगर आप पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो मैप पे देख सकते हो आप। उसके बाद दूसरा नंबर में जो हो जाएगा यहां पर, जो कि तीसरा इसका होना है यहां पर, जो कि दूसरा नंबर अरेंज होना है हस्तिनापुर के बारे में। फिर उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा तीसरा नंबर, जो कि आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ के बारे में। तो यहां पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, जिसमें पहले आ जाना है आपका कुशीनगर, फिर अयोध्या, फिर हस्तिनापुर, फिर इंद्रप्रस्थ, जो कि आपके पूरब से पश्चिम की ओर सही से क्या हो रही है? क्रम में व्यवस्थित हो रही है। अगला सवाल है नंबर 24 में कि निम्नलिखित का मिलान करें। यहां पे दे रखा है सूची 1 और सूची 2, यानी कि लिस्ट 1 है और लिस्ट दूसरा है, दोनों को मैच करनी है। लिस्ट पहला में दे रखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा सूची में दे रखा है न्याय प्रशासन, वेद का अध्ययन और अध्यापन, कृषि और उच्च 3 वर्णों की सेवा करें। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर ब्राह्मण का जो मैच होना है वो आपके 2 से होना है, क्योंकि वेद का अध्ययन और अध्यापन करने का जो अधिकार दिया गया था वो आपके ब्राह्मण को ही अनुमति दी गई थी। तो पहला देखते हैं ए का 2 होना है, जो कि ए का 2 यहां पे दिख रहा है और ए का 2 यहां पे। तो ऑप्शन के हिसाब से चाहे तो सी होगा या फिर बी होगा। आगे देखते हैं इधर क्षत्रिय जो था वो आपके न्याय प्रशासन से जुड़े थे, क्षत्रिय आपका न्याय प्रशासन, तो यहां पे ए हो जाएगा और यहां पे बी हो जाएगा। तो बी का 1 में जाके गुजरना है, तो बी का 1 यहां पे भी नजर आ रहा है और बी का 1 आपका यहां पे भी दिख रहा है। आगे देख रहे हैं हम वैश्य के बारे में, तो वैश्य का जो संबंध था वो आपके किस में आ जाएगा? कृषि से संबंधित हो जाएगा। तो सी का 3 जाना है, जो कि सी का 3 यहां पे है और यहां पे नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा। तो वैश्य का आपका हो जाएगा इधर कृषि, जो कि सी होगा। और लास्ट में जो शूद्र बचा, इसको उच्च 3 वर्गों की क्या करना था? वर्णों का सेवा करना था, इस वजह से यहां पे आपका डी हो जाएगा। तो डी का आपका 4 में जाके मिलेगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी यहां पे आपका सही मिलान हो पा रही है। तो याद रखेंगे 24 का आंसर जो होगा यहां पे वो सी हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 25, जो कि ये वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित था वो एक्चुअली किस बेस पे, किस आधार पे आधारित था? शिक्षा के आधार पर, जन्म के आधार पर, या पेशा के आधार पर, या फिर जगह के आधार पर? तो याद रखना यह है कि ऑप्शन सी होगा। ये जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था वो पेशा के आधार पर बनाया गया था, जो हम जानते हैं ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, फिर उसके बाद वैश्य हो जाएगा, फिर शूद्र हो जाएगा। तो ये 4 वर्ण व्यवस्था में जो बांटा हुआ था वो किसके आधार पर? पेशा के आधार पर बनाया गया था, जो कि ब्राह्मण नंबर 1 पे, क्षत्रिय नंबर 2 पे, वैश्य नंबर 3 में और शूद्र आपके नंबर 4 में। तो ब्राह्मण का काम था आपके वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, दूसरा क्षत्रिय का काम था राजा यानी कि युद्ध लड़ना, और वैश्य का काम था कृषि से जुड़े काम करना या व्यापार वगैरह करना, और शूद्र का जो काम था वो ऊपर के जो 3 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। तो इस हिसाब से जो 4 वर्णों में जो पूरा पूरा समाज बटा हुआ था वो था आपके पेशा के आधार पर। तो ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सबको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और बेनिफिशियल यानी कि आपका लाभदायक रहा होगा, एंड इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करो ढंग से। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो, दैट इज ऑल। एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।